शहर के मध्य में रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। हर सुबह वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। उस दुकान पर काम करने वाली 25 साल की लड़की मंजरी, जिसे लोग प्यार से चाय वाली कहते थे, हमेशा मुस्कुराते हुए ग्राहकों को चाय परोसती थी। उसकी चाय की महक दूर दूर तक फैलती थी और लोग कहते, इस लड़की की चाय में कुछ जादू सा है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मंजरी की आंखों में एक गहरा राज छिपा था, जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं थी। उस दिन दोपहर को शहर के बड़े नेता राव साहब स्टेशन पर औचक दौरे पर आए। पुलिस, सुरक्षाकर्मी और मीडियाकर्मी हर तरफ मौजूद थे। भीड़ को पीछे हटाया जा रहा था। उसी भीड़ में मंजरी अपनी चाय की केतली ले खड़ी थी। अचानक जब राव साहब भीड़ की ओर बढ़े, मंजरी ने बिना रुके उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा माहौल सन्न रह गया। लोग स्तब्ध थे। कैमरे चालू हो गए, माइक लपके। एक चाय बेचने वाली ने राव साहब को थप्पड़ मार दिया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस तुरंत हरकत में आई। सुरक्षाकर्मियों ने मंजरी को पकड़ लिया। चारों ओर सवाल गूंजने लगे। क्यों मारा तमाचा? किसके कहने पर किया? क्या तुम किसी साजिश का हिस्सा हो? लेकिन मंजरी बस हल्के से मुस्कुराती रही। उसने एक शब्द नहीं बोला। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। मानो उसे यकीन हो कि उसने जो किया वह बिल्कुल ठीक था। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। शायद राव साहब ने उसका शोषण किया होगा। शायद उसके परिवार पर कोई जुल्म हुआ है। नहीं, ये किसी गिरोह का काम लगता है। हर कोई अपनी कहानी गढ़ रहा था, लेकिन असल वजह कोई नहीं जान पाया। तमाचे के बाद राव साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे चिल्लाए, इसे तुरंत हवालात में डालो, पता करो इसके पीछे कौन है। लेकिन उनकी आवाज में डर की लकीर साफ झलक रही थी, जैसे मंजरी को देखकर कोई पुराना भूत जाग गया हो। मंजरी को पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन रास्ते में अजीब घटनाएं होने लगीं। गाड़ी का वायरलेस अचानक बंद हो गया। ड्राइवर को एक फोन आया, जिसके बाद वह बेचैन हो उठा। ट्रैफिक अचानक साफ हो गया, जैसे सब कुछ पहले से तय था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही ऊपर से आदेश आ गया, लड़की को ज्यादा तंग मत करो, उसकी पूछताछ खास लोग करेंगे। बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी। हर चैनल ब्रेकिंग न्यूज चला रहा था। चाय वाली ने राव साहब को मारा तमाचा। साजिश या सच? कौन है ये लड़की? लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। रात भर मंजरी से पूछताछ होती रही, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस यही दोहराया, वक्त आने पर सबको सच पता चल जाएगा। कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि राव साहब के पुराने घोटालों की फाइलें फिर से खुल गई हैं। हैरानी की बात थी कि सबूत बेहद सटीक तरीके से मीडिया तक पहुंच रहे थे। कौन भेज रहा था ये सबूत? क्या ये सब मंजरी का काम था? राव साहब क्यों इतने परेशान थे? अगले दिन मंजरी को अचानक पुलिस स्टेशन से किसी खास टीम के हवाले कर दिया गया। फिर वह कहीं दिखाई नहीं दी। लोग कहते रहे कि वह साधारण चाय वाली थी। कुछ बोले कि वह कोई क्रांतिकारी थी। कुछ ने दावा किया कि उसके पीछे कोई गुप्त संगठन था। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जान पाया। बस इतना तय था कि राव साहब का करियर खत्म हो गया। उनके सारे राज्य खुल गए, और मंजरी की वह रहस्यमयी मुस्कान आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती थी। तमाचे की गूंज अभी थमी नहीं थी। शहर, जिसे अब हम नीलपुर कहेंगे, उबल रहा था। रात के अंधेरे में स्टेशन के पास से एक काली गाड़ी निकली। उस पर सरकारी निशान था, लेकिन नंबर प्लेट असली नहीं लग रही थी। मंजरी को उसी गाड़ी में चुपके से ले जाया गया जब मीडिया की भीड़ खबरों में उलझी थी। गाड़ी नीलपुर के बाहरी इलाके में एक पुराने सुनसान गोदाम की ओर बढ़ी। वहां एक छोटा अंधेरा कमरा था, जहां मंजरी को बंद कर दिया गया। लेकिन मंजरी चुप नहीं थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक ठंडी चमक थी, जैसे वह हर कदम के लिए तैयार थी। राव साहब ने अपने खास आदमी बलदेव को बुलाया। ये लड़की आम नहीं है, राव साहब ने धीमी आवाज में कहा। मुझे उसकी आंखों से डर लगता है। बलदेव ने जवाब दिया, चिंता न करें, हम इसे हमेशा के लिए गायब कर देंगे। राव साहब ने सहमति दी, लेकिन उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। गायब करना काफी नहीं, अगर ये वही है जो मुझे शक है, तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। गोदाम में बंद मंजरी ने दीवार पर उभरे अधूरे निशान देखे। उसने धूल हटाई तो एक शब्द दिखा, कागजात। लेकिन उसका आधा हिस्सा मिटा हुआ था। गुर्गे घबरा गए। ये औरत ये सब कैसे जानती है? मंजरी मुस्कुराई और बोली,
जो तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती, वही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। उसी वक्त गोदाम के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। खिड़कियां टूट गईं। गुर्गे इधर उधर भागने लगे। मंजरी ने मौका देखकर अपनी जेब में छिपी छोटी सी चाबी से ताला खोला और बाहर निकल गई। बाहर का दृश्य चौंकाने वाला था। काले कपड़ों में नकाब पोश लोग गोदाम पर हमला कर रहे थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे। गुर्गों ने चिल्लाकर कहा, "ये पुलिस नहीं, कोई और है।" मंजरी ने आसमान की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाई, "अब खेल शुरू हुआ।" गोदाम पर हमला तेज और सुनियोजित था। नकाबपोशों की हर हरकत एकदम सटीक थी, जैसे वे किसी बड़े मिशन का हिस्सा हों। दरवाजे तोड़े गए, खिड़कियों से काले साए अंदर घुसे, और हवा में गोलियों की गूंज के साथ लोहे के जूतों की ठक ठक गूंज रही थी। गुर्गे बिखर गए, कुछ छिपने लगे, कुछ भागे। मंजरी ने इस अफरा तफरी में अपने संकेतों का इस्तेमाल शुरू किया। उसने अपनी जेब से निकाला हुआ सूती धागा जमीन पर गिराया, एक पुराना चाय का कप पास की झाड़ियों में छिपाया और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा हवा में उड़ने दिया, जिस पर सिर्फ एक पंक्ति थी, रात 2:47 पुराना रेल पुल, सच सामने आएगा। नीलपुर के एक गुप्त बंगले में राव साहब और बलदेव बात कर रहे थे। "ये लड़की खतरा है," राव साहब ने कहा। "हमें इसे जल्दी से खत्म करना होगा।" बलदेव ने जवाब दिया, "सब इंतजाम हो गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा संगठन है।" तभी बलदेव के फोन पर एक मैसेज आया, "उसके पास जो चाबी है, वही तुम्हें बर्बाद कर सकती है।" मैसेज का नंबर ट्रेस करने पर वह किसी अनजान सर्वर से जुड़ा था। मंजरी ने गोदाम में बैठे गुर्गों की बातें सुनी। उनकी आवाजें ठंडी और योजनाबद्ध थीं। "अगर उसने कुछ बोला, तो हम सारे कागजात लीक कर देंगे," एक ने कहा। मंजरी ने अपनी चाबी को उंगलियों से छुआ और मुस्कुराई। गोदाम के बाहर एक रहस्यमयी शख्स, जो खुद को चंद्र कहता था, दूरबीन से सब देख रहा था। उसने अपने साथी से कहा, "हमें इसे बचाने की जरूरत नहीं, हमें देखना है कि ये खुद कैसे निकलती है।" उसका साथी बोला, "अगर राव साहब ने इसे खत्म कर दिया तो?" चंद्र ने जवाब दिया, "अगर ये वही है जो मुझे लगता है, तो कोई इसे खत्म नहीं कर सकता।" गोदाम की छत से अचानक एक रोशनी चमकी। किसी ने फ्लैशलाइट जलाई थी। नीचे राव साहब की काली गाड़ी फिर दिखी, लेकिन इस बार उसमें कोई नहीं था। सिर्फ खाली सीटें थीं, जिन पर कुछ फाइलें रखी थीं, और उन पर वही स्याही की बूंदें थीं। मंजरी ने अपने दिमाग में एक नई योजना बनाई। उसने सुनी हुई बातों, छिपे संकेतों और अपनी चाबी को जोड़ा। रात के 2:43 पर पुराने रेल पुल के पास एक पुरानी धुन अचानक बजी। किसी ने एक छोटा रेडियो चालू किया था, जिसमें राव साहब का नाम लेते हुए एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी। गोदाम की दीवार पर फिर से निशान उभरे, लेकिन इस बार वे पूरे थे। कागजात, सत्य। गुर्गे डर गए। बाहर से 3 हल्की ठोकरों की आवाज आई, जैसे कोई कोड दे रहा हो। कोई दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक अनजान नंबर से मैसेज आया। वह बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की सच्चाई बदलने आई है। मंजरी ने चुपके से अपनी चाबी निकाली और एक छोटे से ताले को खोला, जो गोदाम के पीछे के दरवाजे पर था। वह बाहर निकली, लेकिन नकाबपोश अब भी चारों ओर थे। उसने देखा कि कुछ दस्तावेज हवा में उड़ रहे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें छोड़ा हो। मंजरी ने एक कागज पकड़ा, जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, राव साहब। उसी पल नीलपुर के सीबीआई दफ्तर में हलचल मच गई। कुछ अधिकारी रात भर जाग रहे थे। एक मेज पर वही चाय का कप रखा था, जो मंजरी ने स्टेशन पर छोड़ा था। उस पर एक छोटा सा निशान था, जो सिर्फ उसी को समझ आ सकता था, जो उसकी भाषा जानता हो। मंजरी अब नकाबपोशों के बीच थी। उसने अपनी चाल चली। एक नकाबपोश को उसने चुपके से एक संदेश दिया, "अगर तुम सच चाहते हो, तो रेल पुल पर 3 बजे मिलो।" नकाबपोश ठिठक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मंजरी जानती थी कि समय कम है। उसने अपनी चाबी को फिर से छुआ और एक गहरी सांस ली। गोदाम के बाहर एक और फ्लैश चमका। इस बार वह चंद्र की ओर से था। उसने अपनी दूरबीन नीचे रखी और अपने साथी से कहा, "अब असली खेल शुरू होगा।" मंजरी ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है। रात के 3 बजे पुराने रेल पुल पर एक साए जैसी आकृति दिखी। वह चंद्र था, लेकिन उसके साथ कोई और भी था। उनके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस था, जो धीमी धीमी बीप की आवाज कर रहा था। मंजरी ने दूर से देखा
और अपने अगले कदम की योजना बनाई। गोदाम में अब सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ बुदबुदा रहा था। राव साहब के बंगले में बलदेव ने फोन उठाया। दूसरी ओर से आवाज आई, कागजात मिल गए हैं, अब रुकना मुश्किल है। राव साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। मंजरी ने रेल पुल की ओर कदम बढ़ाए। उसकी चाबी अब भी उसकी मुट्ठी में थी। वह जानती थी कि यह चाबी सिर्फ एक ताले को नहीं, बल्कि कई राज खोलने वाली थी। रात गहरी हो रही थी और नीलपुर की सड़कों पर एक नया तूफान उठने वाला था। नीलपुर की वह रात कभी न भूलने वाली बन गई थी। मंजरी ने पुराने रेल पुल की ओर बढ़ते हुए हवा में फैली ठंडक को महसूस किया। उसके कदम तेज थे लेकिन सधे हुए, जैसे हर पग पर वह अपनी योजना के एक हिस्से को जोड़ रही हो। पुल के नीचे चंद्र और उसका साथी खड़े थे। उनके हाथ में वह डिवाइस अब और तेज बीप कर रहा था, मानो कोई सिग्नल पकड़ रहा हो। चंद्र ने मंजरी को देखकर हल्का सा सिर झुकाया, लेकिन कोई शब्द नहीं बोला। उसका साथी, जो एक लंबा चौड़ा शख्स था और जिसका नाम राकेश था, ने डिवाइस से एक छोटी सी स्क्रीन निकाली और मंजरी को दिखाई। स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे थे। वे लोकेशन कोड थे, जो गोदाम से निकलकर राव साहब के बंगले तक की ट्रैकिंग दिखा रहे थे। ये सारे सबूत अब हमारे पास हैं, चंद्र ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन हमें अभी इंतजार करना होगा राव साहब की अगली चाल का। मंजरी ने स्क्रीन पर नजर दौड़ाई और अपनी चाबी निकालकर राकेश को दी। ये चाबी उस पुराने लॉकर की है जो स्टेशन के पास छिपा है। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज हैं राव साहब के पहले घोटाले के। इन्हें सीबीआई तक पहुंचाओ। राकेश ने चाबी ली और बिना समय गंवाए वहां से निकल गया। उसकी मोटरसाइकिल की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। चंद्र ने मंजरी से कहा, तुम्हारी पहचान अभी भी गुप्त रखनी होगी। अगर राव साहब को शक हुआ कि तुम सीबीआई से हो, तो वे और बड़े खिलाड़ियों को शामिल कर लेंगे। मंजरी ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, न्याय की चमक, जो वर्षों की मेहनत से बनी थी। उधर राव साहब के बंगले में माहौल तनावपूर्ण था। बलदेव फोन पर चिल्ला रहा था, कैसे मिल गए कागजात? गोदाम पर किसने हमला किया? दूसरी ओर से आवाज आई, सर, वो नकाबपोश हमारे ही लोग थे, लेकिन किसी ने उन्हें धोखा दिया। अब मीडिया में लीक होने लगा है। राव साहब ने अपना सिर पकड़ लिया। उनके मन में पुरानी यादें घूम रही थीं। वह दिन जब उन्होंने पहला घोटाला किया था, सरकारी फंड्स को प्राइवेट कंपनियों में ट्रांसफर किया था, और फिर कैसे उन्होंने गवाहों को चुप कराया था। लेकिन अब ये लड़की मंजरी सब कुछ उधेड़ रही थी। उन्होंने बलदेव से कहा, सारे कनेक्शन काट दो, अगर जरूरत पड़े तो शहर छोड़ दो, लेकिन उस लड़की को ढूंढो और खत्म करो। बलदेव ने हामी भरी, लेकिन उसके मन में डर था। वह जानता था कि यह खेल अब उनके हाथ से निकल चुका है। अगली सुबह नीलपुर में हलचल मच गई। मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। राव साहब के घोटालों के नए सबूत मिले। कुछ चैनलों ने गोदाम की तस्वीरें दिखाईं, जहां से दस्तावेज बरामद हुए थे। सीबीआई की एक टीम अचानक शहर में पहुंच गई। उनके प्रमुख अधिकारी इंस्पेक्टर करण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हमारे पास ठोस सबूत हैं कि राव साहब ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। अपहरण और धमकी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन राव साहब के समर्थक विरोध करने लगे। मंजरी, जो अब एक सुरक्षित जगह पर थी, ने टीवी पर यह सब देखा और मुस्कुराई। उसने चंद्र को फोन किया। अब अगला कदम, लॉकर से मिले दस्तावेज सीबीआई तक पहुंचे? चंद्र ने जवाब दिया, हाँ, राकेश ने पहुंचा दिए। लेकिन राव साहब भागने की कोशिश कर रहे हैं, मंजरी ने कहा। उन्हें रोकना होगा, मैं खुद जाऊंगी। चंद्र ने मना किया, लेकिन मंजरी नहीं मानी। वह अपनी असली पहचान छिपाकर राव साहब के बंगले की ओर निकली। रास्ते में उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियां शहर में घूम रही थीं। बंगले के पास पहुंचकर मंजरी ने देखा कि बलदेव एक बैग पैक कर रहा था। वह चुपके से अंदर घुसी, अपनी ट्रेनिंग का फायदा उठाते हुए। बलदेव को पकड़कर उसने कहा, अब खेल खत्म, सबूत हमारे पास हैं। बलदेव घबरा गया। तुम कौन हो? मंजरी ने अपना बैज दिखाया। सीबीआई ऑफिसर। मैं वहीं चाय वाली हूं, लेकिन असल में तुम्हारे बॉस के राज खोलने वाली। बलदेव ने सरेंडर कर दिया और सारे राज उगल दिए। कैसे राव साहब ने लाखों करोड़ों का घोटाला किया, गवाहों को धमकाया और गोदाम में अपहरण की साजिश रची। सीबीआई की टीम ने राव साहब को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मुकदमा चला, जहां हर कड़ी जुड़ी हुई पेश की गई। स्टेशन पर थप्पड़ से शुरू होकर गोदाम के हमले, दस्तावेजों की बरामदी और बलदेव के बयान तक। वकीलों ने बहस की,
लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि राव साहब को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उनके सहयोगियों को भी सजाएं मिलीं। मंजरी की पहचान अब खुल गई थी, लेकिन उसने मीडिया से दूरी बनाई। शहर में लोग उसे हीरो मानने लगे। स्टेशन की चाय दुकान अब भी थी, लेकिन अब उस पर एक नया बोर्ड लगा, सच्चाई की जीत। मंजरी ने अपनी टीम के साथ नए मामलों पर काम शुरू किया और नीलपुर में एक नई सुबह हुई, जहां भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली आंखें और तेज हो गईं। कहानी यहीं समाप्त होती है, जहां न्याय जीता और राज छिपे नहीं रह सके।